Hello everyone, welcome to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is G1 to S ट्रांजिशन। आज हम G1 से S ट्रांजिशन पढ़ेंगे। अभी तक हमने रेगुलेशन पढ़ा था, रेगुलेशन एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स, ये भी उसी के अंडर आता है ये टॉपिक, और हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब अभी मैं आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 5 पढ़ा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट के 4 पार्ट देख लिए होंगे, तभी आप इस पार्ट पे स्विच करे होंगे। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR, गेट, ICMR, DBT JRF की, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स प्रोसीड। सो गाइस, अभी तक हमने पढ़ा था कि CDK के इनिबिटर्स कौन होते हैं, CDK के एक्टिवेटर्स कौन होते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कि G1 से S ट्रांजिशन में क्या होता है। ठीक है, G1 और S ट्रांजिशन जब होता है तो उसमें कौन कौन से प्रोटीन काम करते हैं, कौन से उन्हें प्रमोट करते हैं, कौन उन्हें इनिबिट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले है सम ऑफ द मेंबर। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेम से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ ताकि आपको आगे जो साइकिल में आपको पढ़ाऊंगी वो पढ़ने में आपको इजी रहेगा, राइट। So some members of small family related transcription factor referred to collectively as E2F factor, ठीक है, encoded by delayed response gene। ठीक है, so E2F factor क्या होता है हमारा, ये कुछ small फैमिली के मेंबर है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आई थिंक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में बताया था। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जीन्स को ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं, पर्टिकुलर जीन्स को ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं। ये होते हैं तभी वो जीन क्या होता है, ट्रांसक्राइब होता है, राइट। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। फिर जो ये E2F है ये डिलेड रिस्पॉन्स जीन से ये इनकोड होता है। ठीक है, कौन से इनकोड करते हैं, डिलेड रिस्पॉन्स जीन। और E2F फंक्शन ही ना लेट जीवन फेज, ये जीवन फेज में काम नहीं करेगा, ये किस में करेगा, लेट जीवन फेज में काम करेगा, यानी जब जीवन फेज एंड हो रहा होगा हमारा। ठीक है, उस टाइम पे E2F एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसे कौन एक्टिवेट कर रहा है, कौन इनहिबिट कर रहा है, ये देखते हैं। आरबी प्रोटीन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसके बारे में हर बार सवाल आता है, क्वेश्चन में, हर एग्जाम में इसमें सवाल आता है, तो इसे ध्यान से पढ़ते हैं। आरबी प्रोटीन वॉज इनिशियली आइडेंटिफाइड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोटाइप ट्यूमर सप्रेसर जीन, आरबी। ठीक है, सो आरबी को सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई किया था, इसे ट्यूमर सप्रेसर जीन की कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया गया था कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है। जीन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आरबी। ठीक है, सो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होते हैं, जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये सर जीन क्या होते हैं, जो कैंसर जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो कैंसर में हम 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटोऑन्कोजीन्स। ये मैं आपको जब आगे कैंसर पढ़ाऊंगी तो मैं ये दोनों को डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, जो ट्यूमर को नहीं होने देते हैं, उस टाइप का ये प्रोटीन है, ये जीन उस टाइप से काम करता है। ठीक है, यानी ये ट्यूमर के अगेंस्ट है। ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन आरबी आर एसोसिएटेड विद डिजीज हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, आरबी का फुल फॉर्म क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा है, राइट। सो इससे कौन सी डिजीज होती है, अगर इसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, ये सब म्यूटेशन हो जाए, तो उसमें कौन सी डिजीज हो रही है, तो हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा। ये जो है जनरली बच्चों में होता है और आईज की ये डिजीज है, राइट। So RB protein is one of the most significant substrate of mammalian G1 cyclin CDK complex। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट की तरह काम करता है जब G1 साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स जो मैमल्स में होता है उस टाइम पे। ठीक है, phosphorylation of RB protein at multiple sites prevent its association with E2F, thereby permitting E2F to activate transcription of genes required for entry into S phase। ठीक है, सो अगर RB में हम phosphorylation कर दें मल्टीपल साइट्स में, तो ये क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, और ये किसको इनहिबिट करके रखता है, सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। आरबी जो है इनहिबिट करता है E2F को। E2F हमने अभी पढ़ा था कि ये लेट जीवन फेज में काम करता है। ठीक है, तो जीवन फेज में E2F को काम नहीं करना चाहिए, तो उसको इनहिबिट करके कौन रखता है, आरबी। ठीक है, ये आरबी अभी अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है। ठीक है, आरबी किस स्टेट में है, हमारा अनफॉस्फोराइलेटेड, यानी अभी इसमें कोई फास्फोरस नहीं जोड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब ग्रोथ के सिग्नल आएंगे, बोलेंगे कि अभी हमें सेल साइकिल को आगे प्रोसीड करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, साइक्लिन डी और CDK 4 और 6, हमें पता है ये जीवन के साइक्लिन CDK हैं, राइट। तो ये क्या आता है, ये काम करने लग जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये
इनहिबिट करते हैं लेकिन ज्यादा इनहिबिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनहिबिट आरबी बाय पार्शियल फॉस्फोराइलेशन, ये पार्शियल फॉस्फोराइलेशन इस पे कर देते हैं, लेकिन अभी भी आरबी हमारा क्या रहता है, अभी भी एक्टिव रहता है, ठीक है। लेकिन पार्शियल फॉस्फोराइलेशन से क्या होता है कि E2F को थोड़ा बहुत ढील पड़ जाती है और थोड़ा बहुत ये ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा आरबी अभी भी एक्टिव है, अभी भी ये पूरे कंप्लीटली इनहिबिट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा साइक्लिन E-CDK2, ये आता है हमारा लेट जीवन फेज में, जब E2F का थोड़ा बहुत, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है हमारा वो थोड़ा बहुत जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो साइक्लिन E-CDK2 का ट्रांसक्रिप्शन करता है। फिर लेट जीवन फेज में क्या होता है, ये जो है कंप्लीटली इनहिबिट कर देता है बाय कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन ऑफ आरबी, ठीक है। ये क्या करेगा, ये पूरा कंप्लीट जितने भी साइट्स होंगी उन सब में ये फास्फोरस ऐसे ऐड कर देगा, ठीक है। साइक्लिन E-CDK2 ये क्या है, G1 टू S ट्रांजिशन के क्या है, साइक्लिन E-CDK2, राइट। हमने पढ़ा था G1 से S ट्रांजिशन में कौन से साइक्लिन काम करते हैं, तो ये वाले। तो जब आरबी अगर कंप्लीटली इनहिबिट हो गया तो अब E2 क्या हो जाएगा, E2 एकदम फ्री हो जाएगा। अब E2 वो सारे जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है जो S फेज में काम आएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो मैं आपको एक और डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, रेगुलेशन ऑफ आरबी E2F एक्टिविटीज इन मिड टू लेट जीवन फेज में, ठीक है। जैसे मिड जीवन फेज में दे रखा है हमें ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिन D-CDK4 एंड 6 ये थोड़ा बहुत आरबी को फॉस्फोराइलेट करता है, लेकिन अभी भी ये E2F को इनहिबिट करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है अभी भी ये इनहिबिट करके रख रहा है, ये फ्री नहीं छोड़ रहा है उसको, ठीक है। फिर हमारा लेट जीवन फेज आता है। लेट जीवन फेज में क्या होता है, साइक्लिन E-CDK2 बन जाते हैं और ये आके क्या कर देते हैं, कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं आरबी का। जब आरबी का कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो E2F जो है कंप्लीटली फ्री हो जाता है और ये अब अपना काम करना शुरू कर देता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेगा, जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, राइट। और ये सेल साइकिल को प्रमोट करने वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो जो भी सेल साइकिल को प्रमोट करेगा, आगे पहुंचाएगा, ये उसका काम करेगा, राइट। यहाँ पे दे रखा है जैसे आरबी जब अनफॉस्फोराइलेशन स्टेट में होता है, ठीक है। आरबी हमारा जब अनफॉस्फोराइलेशन स्टेट में होगा तो वो एक्टिव रहेगा। जब जीवन के सीडीके साइक्लिन D-CDK4 एंड 6 आएंगे, इसको पार्शियल फॉस्फोराइलेट करेंगे, तब भी आरबी एक्टिव रहेगा, तब भी वो E2F को नहीं छोड़ेगा, राइट। लेकिन जब उसका कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, कौन करेगा, साइक्लिन E-CDK2, जब ये कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन करेगा तब आरबी हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम साइकिल के उस पर कंप्लीटली डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे G1 टू S ट्रांजिशन होता है। सो गाइस आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये मैंने कंप्लीट डायग्राम बनाया हुआ है, पूरा जितना भी प्रोसेस हो रहा है G1 टू S ट्रांजिशन में उसका पूरा कंप्लीट डिटेल में बनाया हुआ है। हम इससे 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जब भी सेल को ग्रोथ सिग्नल मिलता है, ठीक है, बाहर से ग्रोथ सिग्नल मिलता है कि तुम्हें ग्रो करना है, ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ना है, सेल साइकिल प्रोसीड करना है, डिवाइड करने का सिग्नल, तुम एक तरह से ऐसे कह सकते हो, ठीक है, कि डिवाइड करने वाला सिग्नल जब मिलता है तो उस टाइम पे क्या होता है, रेस मैप के पाथवे एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये रेस मैप के पाथवे आप लोग सेल सिग्नलिंग में पढ़ते हो, सेल सिग्नलिंग में इसको आप डिटेल में पढ़ते हो। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जब ग्रोथ सिग्नल आता है तो हमारा कौन सा पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, रेस मैप के पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा साइटोसोल है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। यहाँ पे हमारा सिग्नल आ गया है, ठीक है, रिसीवर पे सिग्नल आ गया है और हमारा रेस मैप के पाथवे एक्टिवेट हो गया है। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में 1 2 3 करके भी लिखा है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आ गया हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इस लाइन के अंदर हमारा पूरा न्यूक्लियस है। तो साइटोसोल में जब रेस मैप के पाथवे एक्टिवेट होता है तो वो जाके न्यूक्लियस में जाके कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। वो कौन है, फॉस, मिक, जून, ये 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जिनको वो एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सिंथेसाइज करते हैं mRNA ऑफ CDK4 एंड 6 और साइक्लिन D। इन दोनों के mRNA को कौन सिंथेसाइज करता है, फॉस, मिक, जून ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। ये इनके जीन को ट्रांसक्राइब करता है और ये mRNA में कन्वर्ट होता है। जब हमारा mRNA बनता है तो हमें पता है mRNA कहाँ जाता है, साइटोसोल में जाता है, ठीक है। साइटोसोल में जाके वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। वहाँ राइबोसोम उसे क्या करते थे, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमारा जो साइक्लिन D और CDK4 एंड 6 का प्रोटीन जब वो बन जाता है प्रोटीन फॉर्म में, तब वो एंटर कर जाता है न्यूक्लियस में वापस, क्योंकि उसे न्यूक्लियस में वापस वर्क करना है, तो वो न्यूक्लियस में आके एंटर कर जाता है। जब एंट्री होती है CDK4 साइक्लिन D की न्यूक्लियस में, तब ये क्या करते हैं, ये आरबी को पार्शियल फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं, ठीक है।
आरबी का पार्शियल फॉस्फोराइलेशन, 1-2 फास्फोरस लगा देंगे इस पे, ठीक है। ज्यादा ये इसको इनहिबिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी भी ये एक्टिव रहता है, ठीक है, अभी भी ये इनहिबिट नहीं हुआ है। तो पार्शियल फॉस्फोराइलेशन करने से क्या हो जाएगा, E2F जो है पार्शियल फ्री हो जाएगा, ठीक है। E2F पार्शियल फ्री होगा तो वो mRNA बनाएगा CDK2 साइक्लिन E का, ठीक है। ये जब थोड़ा हल्का फ्री होता है तो ये क्या बनाता है, mRNA ऑफ CDK2 साइक्लिन E, जो कि जीवन से S ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनका, जब ये फिर वापस से mRNA बना, mRNA हमारा साइटोसोल में जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन को वापस से न्यूक्लियस में वर्क करना है तो वापस वो न्यूक्लियस में आएगा, राइट। न्यूक्लियस में आके वो क्या करेगा, प्रोटीन जो होगा साइक्लिन E और CDK2 का जो प्रोटीन होगा वो क्या करेगा, कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन कर देगा आरबी का, इस पे क्या कर देगा, कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन कर देगा, ठीक है। इस पे जब कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीटली इनहिबिट हो जाएगा तो E2F जो है अब कंप्लीटली फ्री हो चुका है, अब इसे कोई इनहिबिट करने वाला नहीं रहा है। तो जब E2F कंप्लीटली फ्री हो जाता है तब ये किन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता है, ये साइक्लिन A जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है। MCM हेलिकेज मैंने आपको बताया था, MCM हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेजेस क्या होते हैं जो कि डीएनए को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है, बाद में ये ओरिजिन्स पे लोड हो जाते हैं MCM हेलिकेजेस, ठीक है। इनका एक्टिवेशन फिर कहाँ होगा, S फेज में होगा, ठीक है। अभी G1 टू S ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो G1 टू S ट्रांजिशन में हमारा साइक्लिन A जीन एक्टिवेट हो गया, यानी ये सिंथेसाइज हो गया है, और MCM हेलिकेज हमारा सिंथेसाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ E2F के एक्टिवेट होने से, ठीक है। और जब ये होता है तब हमारा हम क्या बोल देते हैं, फाइनली हमारा G1 टू S ट्रांजिशन हो गया है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको फिर किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाई लेवल ऑफ E2F एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साइक्लिन A जीन एज मैमेलियन सेल अप्रोचेस G1 टू S ट्रांजिशन। तो मैंने आपको भी बताया कि जब E2F कंप्लीटली एक्टिव हो जाता है तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, E2F का हाई लेवल हो जाएगा न्यूक्लियस में, राइट। जब इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन करने लग जाता है साइक्लिन A जीन्स का, ठीक है, जो कि G1 से S ट्रांजिशन में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लिन A इज रिक्वायर्ड फॉर DNA सिंथेसिस, CDK1 फॉर एंट्री इनटू माइटोसिस, ठीक है। साइक्लिन A जो है रिक्वायर होता है DNA सिंथेसिस के लिए, राइट, और CDK1 जो है वो माइटोसिस में एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। एज दे एक्यूमुलेट S phase cyclin CDK and mitotic cyclin CDK complexes maintain RB protein in the phosphorylated state throughout the S, G2 and early M phase, ठीक है। So जब ये एक्यूमुलेट होते हैं साइक्लिन A, ठीक है, CDK वगैरह, तो S फेज साइक्लिन CDK जो है और माइटोटिक साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स जो है मेंटेन करता है आरबी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, ठीक है। यानी कि आरबी को अब एक बार फॉस्फोराइलेशन हो गया G1 टू S ट्रांजिशन में, फिर इसे मेंटेन किया जाएगा हमारे S फेज में भी, G2 फेज में भी, और M फेज तक इसको क्या किया जाएगा, फॉस्फोराइलेट कर दिया जाएगा अर्ली M फेज तक, ठीक है। अर्ली M फेज के बाद जब एक बार डिवीजन हो जाएगा M फेज में, देन ये वापस से क्या हो जाएगा, अनफॉस्फोराइलेशन स्टेट में आ जाएगा और फिर आरबी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको इनहिबिट करके रखते हैं ताकि ये सेल साइकिल को रोके ना, सेल साइकिल को प्रोसीड करने दे, ठीक है। अगर ये एक्टिवेट हो गया तो सेल साइकिल क्या नहीं होगा, प्रोसीड नहीं होगा आगे, ठीक है। आफ्टर सेल्स कंप्लीट एनाफेज एंड entry early G1 और G0 या G0 phase, the fall in cyclin CDK levels leads to the dephosphorylation of RB, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हमारा एनाफेज कंप्लीट होता है और जब हम वापस से G1 या G0 फेज में एंटर करते हैं तब क्या होता है, साइक्लिन CDK की जो लेवल होता है वो फॉल हो जाता है। तो जब साइक्लिन CDK का लेवल फॉल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हमारा आरबी फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, वो डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसे फॉस्फोराइलेट करके रख रहे थे आरबी को ताकि ये इनहिबिट रहे। लेकिन जब इनका लेवल कम हो जाएगा तो ये वापस से डीफॉस्फोराइलेशन स्टेट में आ जाएगा और फिर से ये एक्टिव हो जाएगा और E2F को फिर से इनहिबिट करके रखेगा, राइट। सो ऐसे करके हमारी पूरी साइकिल चलती है, ठीक है। आरबी के बारे में और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम आगे कैंसर में पढ़ेंगे, कैंसर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम कैंसर बायोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम पे आरबी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और प्लीज़ सब्सक्राइब देवराड़ी पाठशाला। थैंक यू सो मच।